जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म 3 मुल्क का दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना पहुँच रहे हैं। गुयाना जो है ये बेसिकली अ, एक मुल्क है साउथ अमेरिका के अंदर और जिसको ये समझ लें कि इसकी वैल्यू एंड रेलेवेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। उसमें मैं आपको बताऊँगा क्यों रेलेवेंस है। और दूसरा नाइजीरिया वो पहुँच गए हैं आई थिंक, एंड देन ब्राज़ील जा रहे हैं। ब्राज़ील वो G20 के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि वो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया और चाइना को ये एक इम्पॉर्टेंट उनका कोएग्जिस्टेंस समझ लें या उनकी एफ़र्ट समझ लें कि जो बड़े मल्टीलैटरल फ़ोरम हैं उसमें इंडिया और चाइना मौजूद है। सो वो अपने मसले डिस्कस करते रहते हैं। दोनों आपको पता है सीरियस पावर्स हैं। दोनों ये चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए काम कर रहे हैं। अगर चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग पेरू जा रहे हैं, पहुँच गए हैं, तो वो पेरू से अगर ब्राज़ील जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी भी गुयाना जा रहे हैं। और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इंडिया चाइना के साउथ अमेरिका में कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ पे पेरू में मैं देख रहा था कि एक प्रोजेक्ट पे तकरीबन $1.25 अरब चाइनीज़ लगाने जा रहे हैं। तो गुयाना जो है उसके जो प्रेज़िडेंट हैं इरफ़ान जो हैं, वो भी इंडिया आए हुए थे आई थिंक पिछले साल। और इंडिया भी साउथ अमेरिका में पैसा लगाना चाहता है, एंगेज करना चाहता है और ये पैगाम देना चाहता है चाइना को कि हमारे यहाँ पे रवाबत मौजूद हैं, हमारे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। गुयाना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 40% जो जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि साउथ अमेरिका का एक मुल्क गुयाना, जिसके जो प्रेज़िडेंट हैं इरफ़ान अली, वो आप समझें कि 40% आबादी उस मुल्क की जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। और ये आबादी जो है वो इंडियन ओरिजिन की ऐसे है कि जो जब इंडिया जब ब्रिटिश राज था, तो जो ब्रिटिश जो थे वो शुगर प्लांटेशन के लिए वर्कर्स लेके गए थे, तो वो इंडिया से लेके गए थे। तो इंडिया देखें किस तरह आपने ग्लोबल साउथ में कनेक्शंस को डीप कर रहा है, पुराने हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शंस को जगा रहा है और अपनी जो कल्चरल अफिनिटी है उससे फ़ायदा ले रहा है। इंडियन जो ट्रेडिशन है दिवाली का या पगवा का, ये सारे के यहाँ जो डिफरेंट कुज़ीन्स हैं इंडियन, वो वहाँ पे ग्योनीज़ कल्चर के अंदर मौजूद है। इवन कि बॉलीवुड फ़िल्में भी जो हैं और इंडियन म्यूज़िक भी बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। सो ये इंडिया बेसिकली चाइनीज़ और इंडियंस का कॉम्पिटिशन है, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, दोनों मुल्क कॉन्टिन्यूअसली इस काम पे लगे हुए हैं कि कैसे चीज़ें करें। G20 जो इम्पोर्टेंट इजलास है, वहाँ पे देखें, आपको याद होगा पिछले साल इंडिया के अंदर G20 का सेशन हुआ था। और जब इंडिया के अंदर G20 का सेशन हुआ था, समिट हुई थी, तो इंडिया ने इसको सितंबर में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग करवा लिया था, बिकॉज़ उस वक़्त स्मॉग थी वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि दिस इज़ बेटर कि हम स्मॉग गेस्ट को इनवाइट करने से बेहतर है कि हम उनको 1-2 महीना पहले इनवाइट कर लें। अब इंडिया जो है वो G20 का इम्पोर्टेंट मेंबर है और नरेंद्र मोदी ऐसे फोरम्स पे जाते हैं और ग्लोबल साउथ के एजेंडे को पेश करते हैं। वो समझते हैं कि हम G7 के अंदर तो एज ए गेस्ट बुलाए जाते हैं, लेकिन हम G20 के इम्पोर्टेंट रुकन एंड मेंबर हैं। वो कहते हैं, इंडिया कहता है जी कि हमें क्योंकि G7 में इनवाइट नहीं किया जाता, हमें उसका परमानेंट मेंबर नहीं समझा जाता, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने ही क्लब बना लेते हैं। सो उन्होंने G20 का एक क्लब है थोड़ा-सा बड़ा, फिर बाकी जो क्लब्स हैं ग्लोबल साउथ का क्लब, इंडिया को समझ आ गई है कि उस जगह जाएँ जहाँ पे स्पेस है। सो इंडिया दुनिया के 125 मुल्कों का लीडर बनने को तैयार है। इंडिया बार-बार कहता है, आपको याद होगा थोड़ा दिन पहले ही, आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही डॉक्टर जयशंकर समवेयर ही वाज़ इन साउथ ईस्ट एशिया, और उन्होंने वहाँ पे ये बात की और उन्होंने ये कहा कि हम ग्लोबल साउथ के 125 मुल्कों को लीड करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इंडिया ने जो नारा लगाया है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है? ये सारा इंडिया ने जानबूझ के नारा लगाया ताकि सिर्फ़ हम ग्लोबल साउथ को अट्रैक्ट कर सकें। इसीलिए वो नाइजीरिया भी पहुँचे हैं। नाइजीरिया आपको पता है इज़ अनदर इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर द इंडियंस, और ब्राज़ील की तो अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके साथ, लेकिन नाइजीरिया का जो इम्पोर्टेंट है कि नाइजीरिया के साथ इंडिया डीकोलोनाइज़ेशन पे बात करता है, साउथ-साउथ कोऑपरेशन पे बात करता है। और नाइजीरिया के साथ ये भी है कि नाइजीरिया से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड शेड भी इनकी है, और नाइजीरियन जो हैं वो पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रेड के हवाले से नाइजीरियन, आई थिंक मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों मुल्कों की, दैट इज़ समवेयर अराउंड $14 बिलियन दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड। और इंडिया जो है वो अपनी एक बड़ी पैमाने पे जो क्रूड ऑयल है, ठीक है? वो नाइजीरिया से इम्पोर्ट करता है।
ठीक है जी। नाइजीरिया की ऑयल जो एक्सपोर्ट है उसका 20% जो है वो इंडिया को जाता है। इंडिया आपको पता है, इंडिया इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। और इंडिया इसीलिए जो नाइजीरिया को फार्मास्यूटिकल भेज रहा है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो ये कहता हो कि हम इंडिया से फार्मास्यूटिकल्स नहीं लेते सिवाय पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल्स आती भी होंगी तो वो शायद आती होंगी वाया दुबई। तो हम वहाँ से ये फार्मास्यूटिकल जो है वो पकड़ते हैं इंडिया से। सो इंडिया बेसिकली डीकोलोनाइजेशन की जब बात करता है तो वो जितने भी साउथ साउथ कोऑपरेशन है इसकी बात करते हुए तमाम मुल्कों, इस वक्त आप देखें कि इंडिया और चाइना का कंपटीशन है। वो अगर शी जिनपिंग पेरू पहुंच गए हैं तो नरेंद्र मोदी गियोना पहुंच गए हैं, वो नाइजीरिया पहुंच गए हैं। तो ये एक वो समझते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली इस कोऑपरेशन पे काम करने की ज़रूरत है। और ब्राज़ील जो है वो वैसे ही आपको पता है, इंडिया और ब्राज़ील के जो मामलात हैं दोनों के अच्छे इस सेंस में हैं कि दोनों ब्रिक्स का भी मेंबर हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात भी करते हैं। देन दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट बिडिंग के लिए भी सपोर्ट करते हैं। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड जो है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई 15 अरब डॉलर के करीब है। लेकिन ओवरऑल जो इंडियन कंपनीज हैं, टाटा हो, महिंद्रा हो, वो सारी की सारी ब्राज़ील में काम कर रही हैं। सो इंडिया अपने आप को सिर्फ ग्लोबल साउथ में अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में फुल एंगेजमेंट करता नजर आ रहा है। और नरेंद्र मोदी अब अपने आप को प्रोजेक्ट एंड पिच करते हैं एज ए ग्लोबल लीडर। जैसे चाइनीज जाते हैं ना, कि जब भी चाइनीज प्रेसिडेंट का जहाज उड़ेगा तो वो 3 मुल्कों में जाएगा, 2 मुल्कों में जाएगा, इंटरनेशनल दौरे पे गए हुए हैं जी, जैसे एक चीज होती है। ठीक है जी। ये एक चीज जो ना होती है कि जी हाँ, हम देखो हम कर रहे हैं, हमने ये किया है, हम ये हमारी अप्रोच है इस हवाले से। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज अ माइंडसेट कि जब भी निकलो 2-3 मुल्कों के दौरे पे निकलो। दूसरा ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब उनका 3rd टर्म है और वो अपने आप को एज ए ग्लोबल लीडर समझते हैं। अगर वो ग्लोबल लीडर समझेंगे, एक्ट करेंगे, दैट द ओनली वे दे कैन मेक देयर वे ना जी, वो इसीलिए अपना रास्ता बना सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे जो है ना वो नज़र आती है, ये चीज़ मुझे समझ आती है कि दैट इज़ देयर। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली कोशिश करता है कि वो दुनिया के किसी मुल्क ना जाए जो अदर दैन अफ्रीका हों, सॉरी अदर दैन यूरोप हों, अमेरिका हों और मिडल ईस्ट। ये 2-4 डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तानी को लीडरशिप की, इनके शायद जहाज़ ही नहीं चलते उस जगह पे। मुझे तो शायद ये लगता है कि हमारे जहाज़ उस तरफ जाते ही नहीं हैं, या हमारे जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता है ब्राज़ील जाते हुए या अफ्रीका जाते हुए। मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया, उन्होंने मुझे बताया कि आज तक आपके मुल्क का कोई सदर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे आया ही नहीं है। सानू पता ही नहीं तुहाडे सदर वज़ीर-ए-आज़म दा। मतलब इतना साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट मुल्क है कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एक ट्राइलैटरल डायलॉग भी है अदर दैन ब्रिक्स। लेकिन हमें कोई पता नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है इस चीज़ पे। हमारा ध्यान यही, हम तो साउथ ईस्ट एशिया नहीं जाते, हम तो आसियान के साथ अपने कारोबारी ताल्लुकात जो है वो नहीं करते बनाते। हमें हमें ये पता नहीं कैसी कुछ आइसोलेशन हमें दुनिया ने कर दी है। और उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह है। वंस आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज इन फॉरेन सर्विस, मैंने कहा यार ये साउथ ईस्ट एशियन या आसियान वाले क्यों हमारे साथ ये मंडी ओपन नहीं करते? उसने कहा भाईजान वहां पे जाने के लिए आपको compete करना पड़ेगा दूसरी मार्केट्स के साथ। तो आपका बिजनेसमैन और आपकी हुकूमत वहां पे फ्लॉप है। आप मुझे बताएं दुनिया की कौन सी मार्केट है जहां पे चाइनीज इंडियंस compete नहीं करते? हमने अपनी इंडस्ट्री को पैम्पर किया हुआ है। 2-4 इंडस्ट्री थी, फार्मास्यूटिकल की छोटी सी इंडस्ट्री है, वो तो कोई नहीं इतनी, लेकिन सबसे बड़ी चीज टेक्सटाइल। टेक्सटाइल वाले रोते रहते हैं सारा टाइम, हमने अपनी मिलें बंद कर दी। मिलें बंद कर दी हैं तो कर दें यार, वो ब्लैकमेल करते हैं। उनको सिर्फ एक ही एडवांटेज है, हुकूमत से सब्सिडी कैसे लेनी है, हुकूमत से सब्सिडी कैसे लेनी है, अपने आप को बचाना, ये है उनका एडवांटेज। इसके अलावा तो वो कुछ नहीं करते, मैंने तो नहीं कभी देखा उनको कुछ करते हुए। लेदर या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सो मैं तो इसको आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो मैं इसको देखता हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी अनोइंग। ये बड़ी अनोइंग चीज़ है मेरे लिए ज़ाती तौर पे कि अगर अगर हुकूमत पाकिस्तान कुछ बड़ा सोचेगी तो बड़ा करेगी ना। अगर हम यही सोचेंगे कि हमने यहाँ अमेरिका जाना है या हमने कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जाना है या हमने मिडल ईस्ट जाना है, इसके अलावा हम कहीं जाते ही नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे इंडिया ने अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई किया है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं,
हमारी क्योंकि अप्रोच ही नहीं है और हम भी ग्लोबल साउथ को बताएं कि वेयर डू वी स्टैंड नोवेयर व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ में इंडिया चाइना का कंपटीशन है। वैसे हम इंडिया के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। तो कंपटीशन इंडिया के साथ रियल कंपटीशन तब होगा जब साउथ एशिया की मार्केट्स में हम कंपटीशन करेंगे, जब अफ्रीका की मार्केट्स में, जब लैटिन अमेरिका की मार्केट्स में हम कंपटीशन करेंगे, तब जाके कंपटीशन होगा। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये होता है हमें यूरोप और अमेरिका के वीज़े मिल जाए हमारे बिजनेसमैनों का, और फ्रॉड होते हैं। मुझे एक दफ़ा एक लैटिन अमेरिकन कंट्री के एम्बेसडर ने कहा कि आपके मुल्क के कोई बिजनेसमैन मेरे पास आए, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे। बाद में वो मेरे पास आ गए, कोई 30-40 लोगों का डेलीगेशन, जिनकी प्रोफाइल्स मुझे देख के महसूस हुआ कि ये लोग वहाँ पे स्लिप होने वाले हैं। दे आर नॉट बिजनेसमैन, एंड देन मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या इज़्ज़त रहेगी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की? सो अनफॉर्चुनेट, सो वीज़ों के अलावा भी हमें मुल्कों के बारे में और ग्लोबल साउथ के बारे में सोचना चाहिए।